Drawbacks of Rutherford's model of atom. Although Rutherford's model justified the periodic table on the basis of atomic number instead of atomic weight and the scattering of alpha particles due to atoms of thin foil, yet Rutherford model of atom suffered from the following drawbacks. यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल ने एटम को जस्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। किससे? उन्होंने स्कैटरिंग के जरिए एटम को जस्टिफाई किया और इसके अलावा उन्होंने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को भी जस्टिफाई किया एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर को लेकर। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर को तरजीह दी जाती है। इनका मॉडल जो था रदरफोर्ड का, उसने भी एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर को ही तरजीह दी अपने एटम में मॉडल में। ठीक है, फिर भी उसके बाद कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक्स थे जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का वो ये था, रदरफोर्ड के एटम का मॉडल ऑफ एटम का, कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। कैसे? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड के जो कहते हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन जो था वो सर्कुलर पाथ पर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जो कि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही हो उसे घूमने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि क्या होता है हमारा F=mv²/r। ठीक है, और कोई भी घूमती हुई चीज़ जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रही है वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड होती है। ठीक है, और घूमने के लिए उसे क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा ये देखते हैं। Anything which moves in a circular path is accelerated towards the center of the circular path and has centripetal acceleration। जब भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, जहाँ फोर्स होगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना होता है? A=v²/r, where v is the velocity and r is the radius। Thus the electrons revolving around the nucleus are accelerated towards nucleus of the atom। यानी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एनी चार्ज पार्टिकल वाइल एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग लूजेज एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कोई भी घूमता हुआ पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, घूमते हुए अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। इधर देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो घूमते हुए ये, ठीक है, घूमते हुए अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, चलिए। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूसली। और लगातार एनर्जी का क्या करता है? लॉस कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड गो ऑन डिक्रीजिंग एंड। भाई जब कोई भी, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को फॉलो कर रहा है और इसकी रेडियस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, लगातार कम होती जाएगी। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लॉस करेगा ये। ठीक है, एज सच एटम शुड कोलैप्स। मतलब क्या होगा? एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये इलेक्ट्रॉन आते आते कहाँ गिर पड़ेगा? न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। इससे क्या होगा? एटम कोलैप्स हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज सच एटम शुड कोलैप्स बट इन फैक्ट इट नेवर हैपन्स। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एटम का कोई भी भविष्य ही नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट फॉलोइंग इट। रदरफोर्ड could not explain this fact, hence Rutherford model failed to explain the stability of the atom। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में आकर नहीं गिरता। ठीक है भाई, रदरफोर्ड के अनुसार तो ये गिरना चाहिए था क्योंकि ये एनर्जी लॉस कर रहा था और घूमते घूमते इसकी रेडियस भी कम हो रही थी। बट ऐसा वास्तव में नहीं होता। यही क्या था? इस चीज़ को रदरफोर्ड सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है हमारा, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम एमिटेड बाई एन एटम। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम है एटम के द्वारा जो कि एमिट किया जाता है, इसे भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई। रदरफोर्ड के अनुसार सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन
मतलब बहुत सारी ऑर्बिट्स में, हर पॉसिबल रेडियाई के ऑर्बिट्स में घूमता है, ठीक है। सो एटम शुड एमिट कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द वेवलेंथ, इसका मतलब एटम को सभी तरीके की वेवलेंथ, ठीक है, हर तरीके की वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम रिलीज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। However, even the simplest atom, that is hydrogen atom, has line spectrum of definite wavelengths, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इवन सिंपलेस्ट एटम जो कि हाइड्रोजन एटम है आपका, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक लाइन स्पेक्ट्रम एमिट करता है। इसमें हम पढ़ेंगे सीरीज पढ़ेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है, कौन सी, बामर सीरीज, फुंड सीरीज, ठीक है, ये आगे सीरीज हैं, आप पढ़ पाएंगे इसमें, किसमें, हाइड्रोजन एटम में। तो ये एक परफेक्टली आप ऐसा कह सकते हैं कि डेफिनेट वेवलेंथ की सीरीज हैं सारी की सारी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या था, हर पॉसिबल रेडियाई किस में होगी, इलेक्ट्रॉन में होगी, तो इसका मतलब इसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बट होता क्या है, कुछ गिनी चुनी वेवलेंथ के ही स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने जो बात कही ये गलत साबित हुई, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हैज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, हेंस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ठीक है। इसका मतलब जो रदरफोर्ड ने बात कही थी उनका मॉडल ऑफ एटम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्पेक्ट्रम कैसे इसमें से अलग अलग वेवलेंथ का निकल रहा है। हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तो अभी आप देखेंगे कुछ सीरीज होती हैं, कुछ निश्चित वेवलेंथ है, उन्हीं वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम, उन्हीं वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम आपका एमिट होता है, हर वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थे ड्रॉबैक रदरफोर्ड्स मॉडल के, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी, इन्हें दूर करने के लिए एक नया मॉडल हमें मिला, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब आगे हम इसी की चर्चा करेंगे।